डियर स्टूडेंट, आप बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक में से कन्फर्म क्वेश्चन आएगा पेपर में। अब हम बात करेंगे पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उससे पहले हम ये पढ़ेंगे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है सर? कॉम्प्लेक्स नंबर को जिस प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं। आर्गन प्लेन भी बोलते हैं, गाजियन प्लेन भी बोलते हैं। पर बात यह है कि आपने जो कोऑर्डिनेट प्लेन पढ़ा था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वो सेम कंसेप्ट कॉम्प्लेक्स प्लेन में है। ध्यान से देखो क्या है। ये कह रहा है कि ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास क्या है, वाई एक्सिस है। ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती हैं। ये आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस है। ये आपके पास क्या है, वाई एक्सिस है। ये एक दूसरे पे क्या होती है, परपेंडिकुलर। और जहां इंटरसेक्ट करती है वो क्या होता है, ओरिजिन होता है। आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आइटा बी। ठीक बात है सर, ठीक है भी। तो कह रहा है जो एक्स एक्सिस है उसको तो बोलेंगे रियल एक्सिस। कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात कर रहा हूं मैं, उसको क्या बोलेंगे, रियल एक्सिस। और जो आपके पास y एक्सिस है उसको हम बोलेंगे इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस। क्या ये बात समझ में आ गई? इसका मतलब जो रियल नंबर होगा, जो रियल पार्ट होगा वो किस पे आएगा, x एक्सिस पे। जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो किस पे आएगा, y एक्सिस पे। ठीक है, रियल पार्ट कितना है a, तो मान लो यहां से लेके यहां तक क्या है a। इमेजिनरी पार्ट कितना है b, यहाँ क्या हो गया b। तो तुम बताओ ये कहाँ ज्वाइन होंगे, यहाँ। तो ये जो p पॉइंट है ये किसको डिनोट करेगा, a, b। किस में लिख दिया हमने, कोऑर्डिनेट में। पर इसका मीनिंग क्या होगा, a प्लस आइटा b, क्योंकि a किस पे है, रियल पे है, और b किस पे है, इमेजिनरी एक्सिस पे है। क्या बताओ, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करते अपने प्लेन में, तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लेन में रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन। दूसरा नाम इसको आर्गन प्लेन भी बोलते हैं, और कई बुक में इसको गाजियन प्लेन भी बोलते हैं। ठीक है भी, पर मैं बार बार क्या बोलूंगा, कॉम्प्लेक्स प्लेन। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है बताओ भी, कॉम्प्लेक्स प्लेन कहलाता है। अब बात ये आती है, जो पॉइंट रियल एक्सिस पे होंगे वहां इमेजिनरी कितना होगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट कितना होगा, 0, क्योंकि इस पे ओनली क्या आएंगे, रियल पार्ट आएंगे। और जो पॉइंट इमेजिनरी एक्सिस पे होंगे वहां रियल पार्ट कितना होगा, 0। इसका मतलब यहाँ जो पॉइंट होंगे उसमें a की वैल्यू 0 होगी, और यहाँ जो पॉइंट होंगे रियल एक्सिस पे उसमें b की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो कह रहा है अगर आपको रिप्रेजेंट करना आ गया तो तुम बताओ इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कॉन्जुगेट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या बनेगा, a माइनस आइटा b। क्या बनेगा, a माइनस आइटा बी। ए तो ए ही हो गया, माइनस बी यहाँ आएगा। तो बताओ यहाँ जो पॉइंट होगा वो जेड का कॉन्जुगेट होगा कि नहीं होगा, और लिखेंगे ए कोमा माइनस बी। इसका मीनिंग क्या होगा, ए माइनस आइटा बी, और वो जेड का क्या होगा, कॉन्जुगेट होगा। इसको मैं ये भी तो कह सकता हूँ, रियल एक्सिस के रेस्पेक्ट में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की इमेज निकालना ही उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कहलाता है। और सर ये डेफिनेशन तो सही है, रियल एक्सिस पे इस पॉइंट की इमेज ही तो है, तो रियल एक्सिस के रेस्पेक्ट में किसी पॉइंट की इमेज निकालना ही उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट बनता है। इसका कॉन्जुगेट ये है, इसका कॉन्जुगेट ये, और किसके रेस्पेक्ट में, रियल एक्सिस के रेस्पेक्ट में इनकी क्या ये इमेज है। ये बात तो अपने कोऑर्डिनेट प्लेन में पढ़ी थी। अब कह रहा है ठीक है, ये तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के नेगेटिव का मतलब माइनस ए माइनस आइटा बी। इसका मतलब माइनस ए यहां होगा, माइनस बी यहां होगा, तो पॉइंट जो पी होगा अब यहां होगा माइनस ए कोमा माइनस बी। इसका मीनिंग क्या होगा भाई, इसका मीनिंग होगा माइनस ए आइटा माइनस ए माइनस आइटा बी इक्वल टू माइनस जेड। तो ये जो पॉइंट है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, नेगेटिव। और मैं ये भी तो कह सकता हूं ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या है, इमेज है। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या है, इमेज है। आगे बात समझ में।
तो तुम ये कहे इमेजिनरी एक्सिस के रेस्पेक्ट में इस कॉम्प्लेक्स नंबर की इमेज क्या होगी भाई, ये पॉइंट पी यहाँ आएगा। तुम बताओ ए का तो नेगेटिव होगा और बी का क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस ए प्लस आइटा बी बनेगा कि नहीं बनेगा। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर की इमेज है विद रेस्पेक्ट टू इमेजिनरी एक्सिस। तो तुम बताओ किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को तुम बताओ किसी प्लेन में या कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट करना समझ में आए, वही बात है कोऑर्डिनेट में ही लिखा जाएगा, पर वो मानेंगे किसमें कॉम्प्लेक्स प्लेन में। कैसे, क्योंकि ये जो एक्स एक्सिस होती है ये तो आपकी रियल एक्सिस होगी और जो वाई एक्सिस होगी ये क्या होगी, इमेजिनरी एक्सिस होगी। तो मेरे को यही सिखाना था आपको कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आपसे कुछ भी कह दे, मैं कहूँ आपसे कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे रखा है 3 + 4 आइटा, ठीक है, इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। कर दो, कर दिया कि नहीं कर दिया, कि सर ये तो 3 हो गया और ये क्या हो गया 4 हो गया, तो ये जो P पॉइंट होगा ये क्या होगा 3, 4, इसका मीनिंग ही क्या होगा 3 + 4 आइटा, और ये आपकी रियल एक्सिस है, ये आपकी क्या है इमेजिनरी एक्सिस। तो ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट 3, 4 इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा किसमें, कॉम्प्लेक्स प्लेन में। अगर मैं इसकी बात करूं, ध्यान से देखना, आपने अभी ये पढ़ा था कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है। ये पॉइंट आपका क्या था P, A, B, और ये ओरिजिन था। तो मैं अगर आपसे बात करूं तो ये क्या होगी A, सर ये क्या होगा B, तो ये √A² + B² बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ सर बनेगा। तो ओरिजिन से उस पॉइंट की डिस्टेंस को उस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या बोलते हैं, मॉडुलस बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ Z हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई, ओरिजिन से उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस को उस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या बोलेंगे, मॉडुलस। आप देख लो भाई ये कितनी है 3, सर ये कितनी है 4, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, ये कितना आएगा 5। तो तुम बताओ 5 इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ही तो है, 9 + 16 कितना होगा √25, कितना आएगा 5। तो याद रखना ओरिजिन से उस पॉइंट की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो लाइन है ओपी लाइन, एक्स एक्सिस जो एंगल बनाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, थीटा, और ये एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाएगा। ये ध्यान रखना, ये एंगल हमेशा किस में रिप्रेजेंट किया जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब हम पढ़ेंगे कि पोलर फॉर्म क्या होती है। देखो भाई अब बात करेंगे पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था ये आपके पास एक्स एक्सिस, तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में कौन सी एक्सिस है, ये रियल एक्सिस। ये आपके पास वाई एक्सिस, कॉम्प्लेक्स प्लेन में कौन सी एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस। तो लेट मैंने माना Z = A + आइटा B इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपके पास क्या कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सर ये A हो गया, ये B हो गया, तो ये पॉइंट आपको P मिलेगा जिसको हम लिखेंगे A, B। इसका मतलब क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z है जो क्या है A + आइटा B। क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है। ये आपका क्या है ओरिजिन सर, ये क्या है ओपी सर। तो मैंने बताया था ओरिजिन से पॉइंट वाली लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितने का एंगल बनाएगी, थीटा का, पर कौन सी डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है भी। सर ये आपका क्या है, सर ये ए है और ये क्या है बी है, इसको मैंने क्या मान लिया, आर मान लिया, ठीक है ओके। क्या ये बात समझ में आ गई, हाँ सर समझ में आ गई। तो OP = R जो हम निकाल भी सकते हैं किसका यूज करके, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकालेंगे। तो क्या बनेगा √A² + B² इज द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या ये बात समझ में आ गई, हाँ सर ये बात समझ में, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, मॉडुलस है। थीटा, थीटा क्या है, एंगल, थीटा BA एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ
एक्स एक्सिस विद द लाइन ओपी, विद द लाइन ओपी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो ये चीज आप खुद लिख सकते हो, मैंने यही छोड़ दिया है। थीटा बी एंगल विच मेक विद द लाइन ओपी एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और जिसकी डायरेक्शन का मेजरमेंट कौन सी डायरेक्शन में लिया हमने, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो वो आर और डिस्टेंस ओपी और थीटा में रिप्रेजेंट होगा। तो बात ये आती है सर ये ट्रायंगल कैसे है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल थीटा है, तो ये किसका काम करेगा, बेस का, ये किसका, परपेंडिकुलर का, ये किसका, हाइपोटेन्यूज का। मैं इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर सकता हूं। तो इन ट्रायंगल नाम डालो ओ, ये आपके पास P हो गया, ये A हो गया, OAP, OAP यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो आपको क्या चाहिए भी, आपको A और B की वैल्यू चाहिए, R आपके पास K1 है, तो A और R में सबसे अच्छी रिलेशन, बेस और हाइपोटेन्यूज में सबसे अच्छी रिलेशन किसमें होती है, कोस में। तो तुम बताओ कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है A और हाइपोटेन्यूज कितना है R। तो तुम बताओ इसका मतलब A की वैल्यू क्या होगी, R कोस थीटा। ठीक बात है। हमें B की वैल्यू चाहिए, तो B और R में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में सबसे अच्छी रिलेशन किसमें होती है, साइन में। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो B अपॉन R। तो तुम बताओ B की वैल्यू क्या होगी, R साइन थीटा। क्या ये बात सही है, ठीक है। अरे आई कि नहीं आई बात समझ में, सर ये बात तो समझ में आ गई। अब ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की वैल्यू किसमें पुट करो, Z में। तो Z इज इक्वल टू क्या आपके पास, A प्लस आइटा B, A की जगह तो क्या हो जाएगा, R कोस थीटा प्लस आइटा R साइन थीटा। मैं R कॉमन ले तो क्या बन गया, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। क्या ये बात समझ में आ गई। तुम ध्यान से देखो, जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर Z है वो क्या हो गया, R कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो A प्लस आइटा B की फॉर्म की जगह किस फॉर्म में आ गया, पोलर फॉर्म में। इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह रिप्रेजेंट करना, R इंटू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा इज कॉल्ड पोलर फॉर्म। इसको हम पोलर फॉर्म भी कह सकते हैं और मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म भी कह सकते हैं। ठीक है भी, हम ये भी बोल सकते हैं कि ये पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर A प्लस आइटा B को हमने किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया, पोलर फॉर्म में। तो मैं आपसे कभी पूछूंगा किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म या जनरल फॉर्म, पोलर फॉर्म क्या होती है, तो पोलर फॉर्म की जनरल फॉर्म क्या होती है, R इंटू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। जो यहां ये R होता है, ये क्या होता है, मॉडुलस होता है। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, Z होता है। ठीक बात है। जो ये थीटा होता है, ये थीटा की डायरेक्शन क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। थीटा को हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z, या एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z। हम ऐसे लिखेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ Z इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, थीटा। तो थीटा होता क्या है, आर्ग्यूमेंट होता है। ठीक बात है। ये भी तो इसका हो सकता है कि आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो तुम बताओ R साइन थीटा अपॉन R कोस थीटा इज इक्वल टू B अपॉन A होगा कि नहीं होगा। R से क्या कट गया, R। तो tan थीटा इज इक्वल टू B अपॉन A। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, tan इनवर्स B अपॉन A। ये क्या हो गया, tan इनवर्स B अपॉन A। और ये थीटा क्या होता है, आर्ग्यूमेंट। इसका मतलब आर्ग्यूमेंट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z अपॉन रियल पार्ट ऑफ Z। क्या ये बात समझ में आ गई आपको। हाँ सर ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक बात है। और क्या बच गया आपके पास, सर एक चीज और होती है, मॉडुलस हमें पता लग गया, थीटा क्या होता है हमें पता लग गया, पोलर फॉर्म कैसे रिप्रेजेंट करना हमें आ गया, आर्ग्यूमेंट हमें समझ में आ गया। एक प्रिंसिपल वैल्यू और होती है,
प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, इस आर्ग्यूमेंट की कॉम्प्लेक्स नंबर z के आर्ग्यूमेंट की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है। अब देखो आर्ग्यूमेंट तो थीटा का आंसर कुछ भी हो सकता है भाई, थीटा यहां चला गया, फिर यहां तो ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, इसका मतलब थीटा का आंसर तो कुछ भी हो सकता है। परंतु अगर थीटा का आंसर पाई और उससे कम है, पाई के इक्वल और उससे कम और माइनस पाई से ज्यादा है, अगर थीटा का आंसर ये है तो ये आर्ग्यूमेंट क्या बन जाता है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। इसका मतलब जो हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा उसका आंसर माइनस पाई से बड़ा होगा, पाई से छोटा होगा, जिसमें क्या होगा, पाई भी होगा। कहने का मतलब यहां से यहां जाएगा, ये 0 हो गया, ये क्या हो गया, पाई, और यहां से ये वापिस जाएगा, ये कितना हो गया, माइनस पाई। ठीक बात है अभी, ओके। अगर मैं बात करूं मेरे पास ओनली रियल पार्ट है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू ए है, ओनली रियल पार्ट है, तो उसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा। अरे सर रियल पार्ट होगा तो रियल एक्सिस पे होगा कि नहीं होगा, इस एक्स एक्सिस पे होगा, तो यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना होगा, सीधा सा बात है, कितना होगा अभी, 0। अगर मैं कहूँ मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ओनली इमेजिनरी पार्ट है, आइटा बी है, तो वो किस पे होगा, इमेजिनरी एक्सिस पे होगा। किस पे होगा, इमेजिनरी एक्सिस पे, और इस पे होगा तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90। तो तुम बताओ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना होगा, π/2। कितना होगा अभी, π/2। आप करो थीटा की वैल्यू कुछ भी होगी तो आर्ग्यूमेंट कैसे निकालोगे, तो थीटा की वैल्यू तो मान लो आपके पास 7π/4 आ गई, तो उसका बताओ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होगा। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का तो आंसर -π से बड़ा होता है, पाई और पाई से क्या होता है, छोटा होता है, जबकि ये तो उसकी रेंज में नहीं है। जब भी आपके पास आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड पाई से ज्यादा हो, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड पाई से ज्यादा हो और आपको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना हो, तो उस आर्ग्यूमेंट में से क्या माइनस कर दोगे, 2π आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। अगर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आपको निकालना हो और आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पाई से ज्यादा हो, तो उस आर्ग्यूमेंट में से 2π आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। आर्ग्यूमेंट निकालने का फॉर्मूला मैंने बता दिया। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला, अगर उसकी वैल्यू इसी रेंज में है तो वो आर्ग्यूमेंट भी बनेगा और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट भी बनेगा। अगर आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पाई से ज्यादा है तो आप प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऐसे निकालोगे। ये आपके पास पोलर फॉर्म होगी। ये किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का बेसिक्स था। अब आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा, उससे पहले एक दो बेसिक्स और बताऊंगा कि पोलर फॉर्म के क्वेश्चन कैसे करते हैं। और पोलर फॉर्म का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर का पेपर में पक्का पूछा जाएगा और इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। देखो भी, लेट z1 इज इक्वल टू r cos θ1 प्लस आइटा साइन θ1 और z2 इज इक्वल टू r2 cos θ2 प्लस आइटा साइन θ2। तो यहां अगर मैं बात करूं तो इस z1 के मॉडुलस की बात करूं वो कितना है, r, ठीक है, और उसके आर्ग्यूमेंट की बात करूं तो वो कितना है, θ1। यहां अगर मैं आपसे बात करूं z2 के मॉडुलस की बात करूं तो कितना है, r2, वो r1 है, और आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 की बात करूं तो कितना है, θ2। ठीक बात है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है, उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे पोलर फॉर्म में तो क्या रिजल्ट आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो r1 cos θ1 प्लस आइटा साइन θ1 को मल्टीप्लाई कर दिया, r2 इंटू cos θ2 प्लस आइटा साइन θ2। ठीक है, देखो मैं इसका प्रूफ आपको करके दिखा रहा हूं, अगले वाले का प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, वो बता देंगे कैसे होगा। तो r1 और r2 तो स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि मॉडुलस है, दोनों मल्टीप्लाई हो गए, और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो क्या बनेगा, cos θ1 cos θ2 प्लस आइटा cos θ1 और साइन θ2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आइटा साइन θ1 cos θ2 प्लस आइटा स्क्वायर साइन θ1 और साइन θ2। ठीक बात है। देखो क्या किया मैंने, r1 को तो किससे मल्टीप्लाई किया, r2, r1 इंटू r2, θ1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, cos θ1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर आइटा साइन θ1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास ये आ गया। तो r1 r2
cos θ1 cos θ2 प्लस इन दोनों में से आइटा कॉमन आ गया तो cos θ1 sin θ2 प्लस sin θ1 और cos θ2 माइनस sin θ1 और sin θ2। ठीक बात है, ये बात सही है। उसके बाद रियल पार्ट एक जगह और इमेजिनरी पार्ट एक जगह, तो cos θ1 cos θ2 माइनस के sin θ1 और sin θ2 प्लस आइटा cos θ1 sin θ2 प्लस sin θ1 cos θ2। ठीक बात है, ठीक बात है। तो अभी बताओ क्या बन गया, R1 R2 cos A cos B माइनस sin A sin B, तो क्या बनेगा cos A प्लस B प्लस आइटा, ये क्या बन गया sin A cos B प्लस cos A sin B, तो sin A प्लस B, तो θ1 प्लस θ2। तो तुम बताओ R1 इंटू R2 cos θ1 प्लस cos θ2 प्लस आइटा sin θ1 प्लस sin θ2। तो तुम ये बताओ जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में थे तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके मॉडुलस भी आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई। पहली बात, ठीक है, सीधी सी बात ये है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे Z1 और Z2 और उनका मॉडुलस की बात करोगे तो Z1 R1 इंटू क्या आएगा, R2 आएगा। कहने का मतलब जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और उनके मॉडुलस की बात करोगे पोलर फॉर्म में तो दोनों का मॉडुलस का क्या आएगा, मल्टीप्लाई आएगा। अगर मैं उनके आर्ग्यूमेंट की बात करता हूं, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 का जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, θ1 प्लस θ2, वो क्या है θ1 प्लस θ2। इसका मतलब क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो उनके आर्ग्यूमेंट ऐड होते हैं, ये ध्यान रखना बस। अब कई बार पेपर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये दे देगा, एक कॉम्प्लेक्स ये नंबर दे देगा, करेगा इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका आर्ग्यूमेंट क्या आएगा। आप पूरा सोल्व करके थोड़ी देखोगे, एक नंबर में पूछ लिया, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके आर्ग्यूमेंट आपस में क्या होते हैं, ऐड होते हैं और मल्टीप्लाई का आर्ग्यूमेंट आता है। ये रिजल्ट आप याद रखना। ऐसे अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिवाइड करते और उनके मॉडुलस के बारे में पूछते तो R1 इंटू क्या आता, R2 आता, परंतु उसका मैं प्रूफ नहीं करना, डिवाइड करोगे, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतना ही बड़ा क्वेश्चन दोबारा इसका प्रूफ होगा, पर उसमें जो आर्ग्यूमेंट आएगा Z1 इंटू Z2 का वो क्या आएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। कहने का मतलब उसमें आएगा क्या, θ1 माइनस θ2 आएगा आपके पास। तो दो चीज आप याद रखना, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके आर्गुमेंट क्या होते हैं, ऐड होते हैं। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में डिवाइड करते हैं तो उनके आर्गुमेंट क्या होते हैं, माइनस होते हैं। ठीक है, यही बताने के लिए मैंने ये बेसिक्स आपको पढ़ाया है। अब मैं पोलर फॉर्म के क्या कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा। देखो भाई, क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये बात ये है कि अगर बेसिक समझ में आए तो क्वेश्चन समझ में आएगा, और एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो ये मान लो इस एक्सरसाइज के टोटल क्वेश्चन आपको समझ में आ गए और आपके 4 नंबर पक्के हो गए। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइंड द मॉडुलस आपको फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आपको फाइंड आउट करना है, किसका, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, एंड इसको एक्सप्रेस करना है, लिखना है इन पोलर फॉर्म में। कह रहा है जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है आपको दे रखा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपको दे रखा है इसका मॉडुलस फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना है और इसको किस में लिखना है, पोलर फॉर्म में लिखना है। ठीक बात है, लिख देंगे। अब बात यही, कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे रखा है -1 प्लस √3 आइटा, इसको किस में लिखना है, पोलर फॉर्म में। तो ये पोलर फॉर्म में होगा तो कैसा दिखेगा, ये ऐसा ही तो दिखेगा, R इंटू cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। यही तो जनरल फॉर्म है पोलर फॉर्म की। अरे है या नहीं है सर। तो इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे रखा है वो इस फॉर्म में होगा। इसका मतलब आपको किसका आंसर निकालना, R का और थीटा का। तो तुम ये बताओ ये क्या हो जाएगा, -1 प्लस √3 आइटा इज इक्वल टू R cos थीटा प्लस आइटा R साइन थीटा। क्या ये बात सही है? हाँ सर ये बात सही है। मैंने R से अंदर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया।
मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं आपके पास, सर हैं, और दोनों a प्लस आइटा b की फॉर्म में है या नहीं है, और दोनों क्या इक्वल हैं, तो रियल पार्ट रियल के बराबर और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के। तो तुम बताओ r cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, -1, इक्वेशन 1, और r sin थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, √3, इक्वेशन नंबर 2। क्या ये बात आपको समझ में आई? मैंने जब कंपेयर किया तो रियल पार्ट रियल के बराबर, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर। इसमें साइन थीटा, इसमें कोस थीटा, वैल्यू किसके निकालनी है, आर की। तो दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके क्या कर दो, ऐड कर दो। स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। क्या बन गया, दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बन गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कितना हो गया 3, आंसर कितना आ गया 4। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 4, आर की वैल्यू कितनी होगी 2। ठीक है, अब बात ये थी सर स्क्वायर रूट करेंगे प्लस और माइनस, पर आर क्या है, मॉडुलस नेगेटिव नहीं आएगा, इसलिए मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू कितना हो गया 2। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? एक बात तो आपने निकाल दी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है वो कितना होगा 2 होगा। देखो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर पोलर फॉर्म में आपको लिखना है, आर्गुमेंट निकालना है, तो फॉर्म क्या होगी, r cos थीटा, r इंटू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। r को अंदर मल्टीप्लाई किया, कंपेयर किया, दोनों इक्वेशन का स्क्वायर किया, ऐड किया, किसकी वैल्यू होगी r की। r नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि r किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है और मॉडुलस कभी नेगेटिव नहीं होता। आगे की बात बड़ी ध्यान से देखना भी। अब r की वैल्यू किस में रखोगे, इक्वेशन 1 में रखोगे और किस में रखोगे 2 में। आर की वैल्यू रखेंगे तो क्या बनेगा 2 cos थीटा इज इक्वल टू -1 एंड 2 sin थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया √3। आर की वैल्यू मैंने किस में रखी, क्वेश्चन 1 और 2 में। तो तुम बताओ cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई -1/2 एंड sin थीटा की वैल्यू कितनी आ गई √3/2। ठीक है, क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? आगे सबसे पहले यहां ये देखो कि कोस नेगेटिव और साइन पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है। आपके पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और कोस क्या होता है नेगेटिव। तो कोस नेगेटिव और साइन पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। आगे बात सुने, और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और किसी एक की वैल्यू उसकी कोस 1/2 का एंगल, कोस 1/2 कहाँ होता है, कोस 1/2 सर 60 पे होता है। 60 क्या हो गया π/3 पे, या ये देख लो साइन √3/2 कहाँ होता है π/3 पे, 60 पे होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है, एंगल कितना है π/3, तो सेकंड में जाने के लिए पाई माइनस π/3 आपको करना पड़ेगा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे बात समझ में ध्यान से देखना, मैं tan भी आंसर निकलवा सकता था, tan भी नेगेटिव आता, tan नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में होता, आप होते कंफ्यूजन। इसलिए कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने आपसे ये पूछा कोस नेगेटिव और साइन पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में। याद रखना हमेशा एंगल को कौन से लाइन पे रखोगे, हॉरिजॉन्टल पे। अगर क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में तो पाई माइनस, थर्ड में तो पाई प्लस, फोर्थ में तो 2 पाई माइनस और पहले में तो है ही। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो पाई माइनस, और ये देख लो ये वैल्यू किस एंगल पे होती है π/3 पे, तो आंसर क्या बन गया पाई माइनस π/3। जो आपका थीटा होगा, जो आपका ये मान लो स्टार है, ये आपके पास डबल स्टार है, तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस π/3 इज सेटिस्फाई इक्वेशन स्टार एंड इक्वेशन डबल स्टार। कहने का मतलब जो थीटा होगा, थीटा की वैल्यू कितनी होगी 2 π/3, वो इक्वेशन स्टार और इक्वेशन डबल स्टार दोनों को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। तो यही थीटा अपना क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया। ये थीटा क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट। और यही थीटा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बनेगा। क्यों मैं बात करूं, प्रिंसिपल
आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की। क्यों कितना बनेगा 2π/3। कोई आपसे रीजन पूछे, बिकॉज जो आर्ग्यूमेंट है उसकी वैल्यू पाई और पाई से कम होनी चाहिए, माइनस पाई से ज्यादा, तो इसकी वैल्यू पाई से कम है और माइनस पाई से क्या है, ज्यादा है, इसलिए यही क्या बन गया आपका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। अगर इसकी वैल्यू पाई से ज्यादा होती तो इस आंसर में से 2π क्या करते हम, माइनस करते, पर इसकी वैल्यू पाई से कम है, माइनस पाई से ज्यादा है, तो यही हमारे पास क्या बन गया प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो पाई में से माइनस करोगे, थर्ड में पाई प्लस करोगे, फोर्थ में 2π माइनस करोगे, ध्यान रखना ये बात, और वही एंगल इन दोनों इक्वेशनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वही अपने पास आर्ग्यूमेंट होगा। अगर उसकी वैल्यू उस आर्ग्यूमेंट की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है तो क्या बन जाएगा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। दूसरी बात भी हमने प्रूव कर दी। अगर इसको पोलर फॉर्म में लिखो तो -1 + √3 आइटा को पोलर फॉर्म में रखेंगे तो आर की जगह आर की वैल्यू 2, cos थीटा की जगह कितना है 2π/3 प्लस आइटा साइन थीटा की जगह कितना है 2π/3 इज पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या ये बात आपको दोबारा बताएं या समझ में आ गई? हमने थीटा की जगह थीटा रख दिया, आर की जगह आर रख दिया, तो ये किस में हो गया पोलर फॉर्म में होगा। यही तीन चीज आपसे पूछी थी। मॉडुलस पूछा था, मॉडुलस आर की वैल्यू आपने निकाल दी। आपसे आर्ग्यूमेंट पूछा था, आर्ग्यूमेंट आपने निकाला। आपसे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पूछा था, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आपने निकाला। और पोलर फॉर्म में पूछा था, थीटा की और आर की वैल्यू रखते ही यहाँ जो स्टार्टिंग में आपने जो इक्वेशन कंसिडर की थी, ये पोलर फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, उसमें आर की और थीटा की वैल्यू लिखते ही क्वेश्चन किस में हो गया पोलर फॉर्म में हो गया। ये देख लो कौन से क्वाड्रेंट में सेटिस्फाई करता है। उसके बाद पाई सेकंड में करेगा तो पाई माइनस होगा, थर्ड में करेगा तो पाई प्लस होगा, फोर्थ में करेगा तो 2π माइनस होगा, फर्स्ट में तो सीधा ही होता है। और वो जो एंगल है वो अपना आर्ग्यूमेंट होता है, ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। पर हमें प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट चाहिए था, तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट अगर ये थीटा ये हमारा -π से बड़ा, पाई और पाई से छोटा है, तो यही आर्ग्यूमेंट क्या बन जाएगा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। नहीं इस आंसर में से 2π क्या करते हैं हम माइनस करते हैं। ओके।